एक मित्र ने कमेंट करके पूछा है कि हेल्दी बॉडी है जे हेल्दी माइंड, आप इस पर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से क्या कहेंगे। तो पूरी बात को समझो एक तरह से, और पूरी बात ये है कि हमारा मन डायरेक्टली हमारे शरीर का पार्ट नहीं है, शरीर का हिस्सा नहीं है। हमारा मस्तिष्क और हमारे व सभी जीवधारियों के मस्तिष्क का एक तरह से कार्य होता है अपने शरीर को सुचारू रूप से चलाना, यानी कि कहो अपने शरीर के सभी सिस्टम्स को, जैसे इम्यूनिटी है, मेटाबॉलिक सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव है, रेस्पिरेटरी, जो भी सारे सिस्टम्स हैं शरीर के, सांस लेने के और के, रक्षा के, सामंजस्य आदि के, सब टोटल पाचन के, इन सब को एक तरह से सही रखना और अपनी इम्यूनिटी को एक तरह से रक्षा मामले को सही रखना, ये हमारे ब्रेन का, हमारे मस्तिष्क का काम है। सभी जीवधारियों के शरीर की जो रक्षा करना वो उनके मस्तिष्क का काम है। और चूंकि दूसरी बात समझने की कि सभी जीवधारियों में भी मन होता है, जो भी जीवित है सब में मन है, कम या ज़्यादा, कम विकसित कह लो या ज़्यादा विकसित कह लो, वो एक अलग मैटर है। बस फ़र्क इतना है मनुष्य में और अन्य जीवधारियों में कि मनुष्य का मस्तिष्क सभी से अलग है, सर्वाधिक अक्षमता वाला, विभिन्नताओं वाला, और सारे कार्यों को करने के लिए कहो उपयुक्त, या कहो कि मन की हर बात को संभव कर सकने की एक तरह से अक्षमता लिए होता है मनुष्य का मस्तिष्क। और दूसरी बात मन के बारे में समझ लो, ये तो मस्तिष्क की हुई। हमारा मन जो है वो भी पूरे शरीर में होते हुए भी, पूरे शरीर में होता है, लेकिन फिर भी हमें सबसे ज़्यादा ब्रेन में ही एक तरह से वो महसूस होता है, और वहीं से वो सबसे ज़्यादा जुड़ा भी होता है, क्योंकि शरीर के सभी आदेश ब्रेन से ही प्राप्त होते हैं। मन डायरेक्ट शरीर को आदेश नहीं दे सकता, शरीर को आदेश मिलेगा ब्रेन, और जनरली सारे आदेश ब्रेन ही देता है, थोड़े बहुत को छोड़कर, जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के अंडर में आते हैं एक तरह से उनको छोड़कर, लेकिन वो तो अलग है टॉपिक। तो सारे जो शरीर के आदेश हैं वो ब्रेन से ही मिलते हैं, और उसी का आदेशों का, ब्रेन के आदेशों का पालन करने के लिए एक तरह से प्राकृतिक रूप से जो है हमारा शरीर एक तरह से बाध्य है। और अब मस्तिष्क के बारे में सुनो, शरीर तो मस्तिष्क की हर बात को मानने के लिए बाध्य है, और मस्तिष्क मन के आदेशों को पूरा करने के लिए बाध्य होता है। बस यही दो बात समझने की है मेन, और इसमें भी फिर कई बातें समझने की हैं, उनको भी थोड़ा समझो। पहली तो उसमें यही है कि हमारे शरीर में जितनी शक्ति या शारीरिक अक्षमता एक तरह से हम सामान्य रूप से मानकर जीते हैं, सच में उससे कई गुना ज़्यादा, बहुत गुना ज़्यादा शक्ति हमारे शरीर में एक तरह से कहो रिजर्व एनर्जी के रूप में होती है। वो लीवर में है, सेल्स में है, मसल्स में, कहीं भी है। बस बात सिर्फ एक ही होती है उस सब का उपयोग करने की, या उसे अपने लक्ष्य में यूज करने की, कि मन मस्तिष्क के पूरे विश्वास के साथ आदेश देने की एक तरह से बात होती है। यानी मन भी पूरा कर रहा है और उसमें मस्तिष्क भी उसको सहयोग कर रहा है। बस अगर ये दोनों का जो इनका मेल है, कहो जोड़ा कहो, ये असली चीज़ है। अगर ये शंकाग्रस्त है तो हमारा जो परफॉर्मेंस कहो या कोई कार्य कहो, उपलब्धि कहो, जो भी है वो बहुत कम होगी, सफलता कम होगी। और यदि इसके विपरीत ये दोनों बिल्कुल फाइनल हैं, क्लियर हैं ना सब चीज़ें, और पूरा इन्हें विश्वास है, तो फिर जो हमारी सफलता कहो, उपलब्धि कहो, आउटपुट कहो, वो फिर बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। यानी मेन जो है मन और मस्तिष्क का मेल, इनका कम्बिनेशन, और उससे ही सारी चीज़ें होती भी हैं हमारे जीवन में। ये तो पहली बात हमने समझी। एक दूसरी बात और समझने की है कि शरीर व मस्तिष्क के कुछ ज़्यादा शक्तिशाली होने से कुछ ज़्यादा उपलब्धि या विकसित होने की संभावना नहीं बन जाती। उसका तो बस सामान्य रूप से स्वस्थ होना ही एक तरह से ज़रूरी होता है। असली मालिक हमारा मन ही होता है, उसी में सारी चीज़ें होती हैं, और वो बहुत कुछ कर सकता है, ऊपर से भी ऊर्जा ले सकता है। इनकी सोई ऊर्जा को भी जो शरीर में है रिजर्व एनर्जी, उसका भी उपयोग कर सकता है, इमरजेंसी में करता है।
तो इसलिए शरीर के कुछ ज़्यादा तकड़ा होने से या उससे कुछ ज़्यादा बातें नहीं बन जाती, वो तो एक सामान्य चाहिए। और असली मालिक मन ही है हर कीमत पे, चाहे वो चेतन रूप से हमें मूर्छित अवस्था में हमारा जीवन चलाता है या फिर कोई एक तरह से जागृत अवस्था में, वो कोई सी भी स्टेज हो सकती है। ये दूसरी बात समझने की है कि शरीर की कुछ ज़्यादा हेल्थ होने से कुछ ज़्यादा विकास की संभावना नहीं बनती। एक तीसरी बात और ज़रूरी बात होती है, वो होती है हमारा माइंड सेट। असली चीज़ ये है, ये बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है। यही हमारी सफलता है, असफलता, डर और बिना डर, जो भी सारी चीज़ें जो हमारी शारीरिक कंडीशंस हैं या मानसिक स्थितियां हैं शारीरिक, उन सबको ये प्रभावित करता है। और ये बहुत चीज़ों से मिलकर बना एक तरह से, जैसे कि कहो जेनेटिक हमारी क्या कंडीशन है पीछे से आई है, पारिवारिक स्थिति क्या है, वातावरण क्या है, शिक्षा किस तरह की मिली है, संस्कार कैसे मिले हैं, बचपन का फीडिंग कैसा है, कैसा बचपन बीता। तो ये आदि आदि ये 5-7 चीज़ें मेन हैं जो इसमें ज़्यादा रोल करते हैं। और आज इस युग में मनोविश्लेषण करके सही और सक्षम विधियों से एक तरह से पूरे माइंड सेट को रीप्रोग्राम किया जा सकता है, यानी रीसेट किया जा सकता है। मोटे शब्दों में उसको बदला जा सकता है अपनी इच्छा के मुताबिक, अपने लक्ष्य के मुताबिक। और इसमें कई कई ढंगों से, सबका व्यक्तिगत अलग अलग होता है, उसके अनुसार इसमें एक तरह से कार्य करना होता है, क्योंकि सबका सारा सिस्टम एक तरह से अलग अलग है। और एक और चौथी बात भी समझ लेनी ज़रूरी है, वो और भी ज़्यादा असली है, वो ये है कि अपने लक्ष्य को हम, चाहे वो आध्यात्मिक है, भौतिक है, उसे हम कितने प्राणों से एक तरह से चाहते हैं, कितनी प्यास है, और उसे कितना पूरा करने का अपने पर भरोसा रखते हैं किसी और शक्ति पर, यानी कितना भरोसा है, कितना विश्वास है और कितने हमें प्यास है। ये 2 चीज़ें हमारी सफलता असफलता को एक तरह से निर्धारित करते हैं। फिर उन्होंने पूछा है मित्र ने कि आप इस पर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से क्या कहेंगे। तो इस पर तो यही कहूँगा कि हेल्दी बॉडी हैज़ ए हेल्दी माइंड, ये एक तरह से काफ़ी नहीं है, ज़रूरी है आध्यात्मिक विकास के लिए या कहो जागरण के लिए। लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ों के लिए यही ज़रूरी, भौतिक सफलता हो चाहे ये हो, और मोक्ष के लिए भी यही ज़रूरी है। ये एक तरह से आधारभूत एक तरह से बात है, चाहे वो सामान्य कोई बात है शारीरिक स्वास्थ्य की ही, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य की है। तो इसमें कोई ज़्यादा ये मत सोचना कि भाई कोई बहुत अच्छा स्वास्थ्य रख रहा है, कोई बहुत मसल्स वाला है, कोई पहलवान है, या कोई ज़्यादा IQ ही है सिर्फ, उससे ही काम हो जाएगा। ये भी नहीं है। कमज़ोर शरीर वाले लोग भी सफल होते हैं जीवन में, बहुत बहुत सफल होते हैं। आइंस्टीन फिजिकली कोई ज़्यादा वो नहीं था, शुरू में ही 5-7-10 वर्षों तक तो उसे ढंग से चलना और बोलना भी नहीं आया, लेकिन उसमें एक कमाल की बात थी कि वो बाई बर्थ ही अल्फा स्टेज में पैदा हुआ था। अल्फा स्टेज का मतलब है ध्यान की अवस्था, 12-13 से 8 के बीच की, वो इसमें ही हमेशा रहता था और इसीलिए आविष्कार कर सका, लेकिन एनलाइटेंड कभी नहीं हो सका। कारण क्या था कि उसके पास इस विषय पर कुछ भी कोई ज्ञान ही नहीं था, उसे पता ही नहीं था, कोई फीडिंग ही नहीं थी। प्रतिभा थी लेकिन माइंड सेट ही वो नहीं था, और न उसका लक्ष्य था, क्योंकि लक्ष्य तो वही होता है ना जो हमारे अंदर हमारा समाज, हमारी शिक्षा, हमारा परिवार भरता है। उसे इस बारे में कुछ भी सही पता नहीं था, लेकिन दूसरे फील्ड में जो उनका एक तरह से माइंड सेट था उसमें उन्होंने पूरे सफलता प्राप्त की। तो माइंड सेट असली चीज़ है। और इसमें एक और बात मैं अंत में कह दूं, ये एनलाइटनमेंट वाला जो मामला है थोड़ा बड़ा सूक्ष्म है और जटिल है, लेकिन यदि हम थ्योरेटिकली भी एनलाइटनमेंट को साफ साफ समझ लें, पूरी तरह हमारे अवचेतन में चला जाए, क्लियर, तो भी एक तरह से मैं पूरी गारंटी से बात कहता हूँ कि आधी यात्रा तो मात्र इतने से ही पूरी हो जाती है, और एक तरह से हम सही लाइन पर हमारा जो यात्रा है एक तरह से वो चल जाती है। लेकिन समस्या क्या है कि हम तो भीड़ से, शब्दजाल से प्रभावित होने वाले प्राणी हैं। होश और बुद्धि का उपयोग तो करना एक तरह से हम पसंद नहीं करते। ये हमारी भेड़ चाल है, कहो कुछ कहो, बस मान लेने से ही सारा काम, पूजा करने से ही सारा इससे निपटा लेते हैं, सारा करना नहीं चाहते कुछ भी, और बात करते हैं अपदीपो भव की। अपदीपो भव का तो मतलब ही है अपनी बुद्धि से, अपने प्रयोगों से, अपनी होश से समझो चीज़ों को, पहले पूरा समझो, करो भी साथ साथ समझो भी। अगर नहीं समझते तो करने का कोई अर्थ नहीं है। तो ये
मोटी मोटी सी बातें मैंने कही हैं, फिर भी कोई मित्र कुछ चाहे पूछ सकता है और कुछ चीज़ें स्पष्ट भी हुई होंगी। तो आप सभी मित्रों का धन्यवाद, आपने सुना, और अंत में सभी मित्रों को मेरा प्रणाम।